बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसी संख्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनका जानना गणित पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 9वीं क्लास की बात है, 10वीं क्लास की बात है। ये छठी क्लास से शुरू हो जाती हैं, लेकिन 10वीं तक के बच्चे इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं। 10वीं क्लास के बच्चों से भी जब मैं पूछता हूँ प्राकृत संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, तो क्या पता वो कंफ्यूज हो जाए। इनमें नहीं तो सम विषम में, भाज्य भाज्य में कंफ्यूज मिलते हैं। मैं एक बार ये सारी बातें क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम अच्छी तरह से समझ जाओ और तुम्हें आगे इस चीज़ को पढ़ने में, इस चीज़ को लेके कोई दिक्कत ना है। इन पे कई बार 10वीं तक में सवाल आ जाते हैं भी क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या सभी पूर्णांक प्राकृत होते हैं, परिमेय होते हैं। इस तरह के सवाल आते हैं, 10वीं की बोर्ड क्लास में भी आते हैं और 10वीं के बच्चे भी उन्हें गलत करते हैं। मैं एक बार इस वीडियो में ये सारे क्लैरिफाई कर रहे हैं ताकि हम आगे जब सवाल करें तो हमें इन छोटी छोटी बातों को लेकर कन्फ्यूजन ना रहे। ये वीडियो सभी के लिए, छठी से लेकर 10वीं तक कोई भी इन चीज़ों को समझ सकता है। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? हम ये मान के चलते हैं कि गिनती की शुरुआत ही प्राकृत संख्याओं से हुई। ये सबसे आधारभूत संख्याएं हैं। जैसे तुम्हें छोटी क्लासों में कहा जाता है भी बेटा गिनती सुनाओ, या आज भी कोई प्राइमरी क्लास में पढ़ रहा है और उसे गिनती बोलने के लिए कहा जाता है तो वो कहाँ से शुरू करता है? 1 से शुरू करता है। 1, 2, 3 और अंत इनका कोई होता नहीं है, ये अनंत तक जाती है। शुरुआत है 1 से, 1 के बाद अगली प्राकृत संख्या 2, 2 के बाद 3 और ये आगे चलती जाती है अनंत तक। कुछ टाइम बाद ये एहसास हुआ कि 1 जो है वो सबसे छोटी संख्या नहीं है। 0 की खोज हुई, आर्यभट्ट जी ने 0 की खोज की। 0 का मतलब कुछ भी ना होना। भाई किसी के पास 1 रुपया है, क्या हम ये कहेंगे उसके पास सबसे कम रुपए हैं? कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास कुछ भी ना हो। कुछ भी ना होने का मतलब 0 होना, 0 होना। तो 0 यानी कि 1 से कम है। अगर मैं इन संख्याओं के साथ उसे फिट बिठाऊं तो 0 कहां आएगी? 0 आएगी 1 से पहले, क्योंकि मैं संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख रहा हूं। 0, 1, 2, 3, 4, बाकी सारी वही संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं हैं, उनमें सिर्फ एक 0 को और शामिल कर दिया गया। तो इन्हें कहा गया कि ये संख्याएं पूर्ण होगी। 0 से कम कुछ नहीं हो सकता। भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मेरे पास 0 रुपए हैं। 0 से कम भी हो सकते हैं किसी के पास, नहीं। तो ये मान के कि इससे कम और कोई संख्या नहीं आ सकती। 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को फिर पूर्ण संख्या कह दिया गया। भी संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं। परंतु धीरे धीरे ऋणात्मक संख्याओं का ज्ञान हुआ। ऋणात्मक नाम से पता चल रहा है ऋण से संबंधित है। ऋण जैसे कि कर्जा। मेरे पास 0 रुपए है लेकिन मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है तो मैं 0 पे हूं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जेब में भी कुछ नहीं है और उसने किसी और के 100 रुपए देने हैं, तो उसके ऊपर 100 रुपए कर्जा होगा। अगर उसे 100 रुपए मिलते हैं तो पहले तो वो कर्जा उतारेगा। 100 रुपए मिलने के बाद तो वो 0 पे पहुंचेगा, यानी कि वो 0 से 100 कदम और नीचे है। 0 से छोटी संख्याएं भी होती हैं, उन संख्याओं को भी फिर इनमें शामिल किया गया। जैसे मेरे पास पहले संख्याएं थी 0, 1, 2, 3 और अनंत तक ये संख्याएं जाती थी। अब मैंने एक संख्या पता की -1। -1 0 से कम होती है, इसीलिए मैंने इसको 0 के लेफ्ट साइड में लिखा है। -1 0 से कम है। -2 -1 से भी कम है। -2 अगर मैं लिखूं तो वो इसके भी लेफ्ट में आएगा, -1 के भी। ये पूरी लाइन जो है वो संख्याओं के बढ़ते क्रम में मैंने लिख रखी है। -3 इससे भी छोटा है, -4। ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी वास्तव में उसका मान उतना ही कम होता जाएगा, यानी कि उतने ही रुपए का ऋण है। -3 का मतलब किसी के ऊपर 3 रुपए का ऋण है, यूं लगा लो। -100 का मतलब 100 रुपए का ऋण। तो 100 रुपए के ऋण वाले के पास यानी कि पैसे -3 वाले से भी कम है। तो 100 और 3 को नहीं देखेंगे, हम चिन्ह भी देखेंगे। माइनस का अगर चिन्ह है तो संख्या जितनी बड़ी होगी वास्तव में उसका मान उतना ही कम होता जाएगा। जब ये माइनस की संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं में शामिल कर दी गई तो इन संख्याओं को फिर नाम दिया गया पूर्णांक। कोई नाम तो देना था, पूर्ण संख्या में पहले ही प्रयोग कर चुके थे। भाई सारे अंक पूर्ण हो चुके हैं तो हमने इनको नाम दे दिया पूर्णांक। पूर्णांक का एक और अर्थ भी निकलता है, पूर्ण अंक, पूरे अंक। पूर्ण मतलब
जैसे 1 लिया मैंने, 1 से अगला पूर्णांक है 2। ऐसे ही प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में भी ऐसे ही होता है, 1 के बाद सीधा 2 आता है, जबकि हम ये जानते हैं 1 और 2 के बीच में अनगिनत संख्याएं होती हैं, लेकिन वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक तो 1 है और 1 के बाद 2 है, 2 के बाद सीधा 3 है। 1 से पहले सीधा पूर्णांक कौन सा होगा? 0। 0 से पहले पूर्णांक -1। इनके बीच की जो अनगिनत संख्या है वो पूर्णांकों में नहीं आती। इनके अलावा भी कुछ और तरह की संख्याएं होती हैं, जैसे सम विषम। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग हो जाए। 2, 4, 6, 8, जो भी पूर्णांक 2 से भाग होते हैं वो सम होते हैं। अब मैंने पूर्णांक नाम ले दिया तो इसका मतलब है कि पूर्णांकों में से जो, अब पूर्णांकों में तो 0 भी आता है। क्या 0 2 से भाग होता है? हाँ होता है। 0 सभी से भाग होता है, सभी संख्याओं से भाग होता है। कोई भी संख्या ले लो तुम, उससे अगर 0 को अगर उससे भाग करोगे तो उत्तर 0 आएगा, यानी कि 0 पूरा भाग होता है सभी संख्याओं से। 0 बटे में हम कुछ भी लिख दें वो क्या होता है? 0। तो यानी कि 0 हर संख्या से भाग होता है, तो ये 2 से भी भाग होता है और इसीलिए ये सम है। माइनस की संख्याएं भी हम सम में ले लेंगे, -2, -4 और ये अनगिनत तक, ये सारी संख्याएं सम कहलाती हैं। विषम संख्याएं, विषम का मतलब जो सम नहीं है, यानी कि जो 2 से भाग नहीं होती। 1, 3, 5, 7 आगे अनंत तक ये सभी संख्या, 1 छोड़ के 1 लिखते जाओ, 2 से भाग नहीं होनी चाहिए। तो 1 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भाग नहीं होती? -1, -3। जो पूरी भाग नहीं होती 2 से, वो सभी संख्याएं विषम होती हैं। जो पूरी भाग हो जाएं वो सम होती हैं। कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है कि संख्या कितने प्रकार की होती है, मैं पूछ लेता हूं क्लास के अंदर, तो जवाब आता है सम और विषम 2 तरह की होती हैं जी। या फिर इन तरह से बता देंगे कि प्राकृत होती हैं जी, पूर्ण होती हैं, पूर्णांक होते हैं। लेकिन ये संख्याओं के प्रकार नहीं है बेटा। ये क्या है? ये सिर्फ संख्याओं के समूह है। भाई एक समूह है उन संख्याओं का जो 1 से शुरू होती हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अनंत तक जाती हैं। सिर्फ ये एक ग्रुप है संख्याओं का, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। प्रकार क्यों नहीं है? प्रकार से मतलब क्या है भाई? संख्याओं के प्रकार कौन से होंगे? संख्याओं के प्रकार जैसे कि हम हिंदी में संज्ञा लेते हैं, संज्ञा के प्रकार होते हैं भी। संज्ञा के मान लो 6 प्रकार है, तो उन 6 प्रकारों में सभी तरह की संज्ञाएं आ जाती हैं। तुम्हें कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो उन 6 में से किसी भी एक में ना आता हो। 6 में से किसी एक में जरूर आएगा। लेकिन ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो सम है ना विषम है, जो ना प्राकृत है ना पूर्ण है ना पूर्णांक है, यानी कि ये तीनों मिलके सभी संख्याओं को कवर नहीं करते। सभी संख्याएं इन तीनों में नहीं आती, ना ही इन दोनों में आती हैं। तो केवल सम विषम ही संख्याओं के प्रकार होना, हम कहते हैं कि ये सही बात नहीं है। कौन सी संख्याएं या सोच सकते हो जो ना ही सम है ना ही विषम है? भिन्न संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं, वो संख्याएं सम विषम में हम उन्हें नहीं बांट सकते। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये संख्याओं के प्रकार नहीं है। प्रकार कुछ अलग बात है, वो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अगली वीडियो में समझाऊं संख्या कितने प्रकार की होती है। अब तो हम केवल ये छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। इनसे अलावा एक संख्या और होती हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाज्य अभाज्य। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो खुद को और एक को छोड़ के किसी और से भी भाग होती हो। खुद को और एक को छोड़ के उसका कोई और गुणनखंड भी होना चाहिए भाज्य होने के लिए। इसका उल्टा अभाज्य, जिसका खुद को और एक को छोड़ के कोई भी अन्य गुणनखंड ना हो, यानी कि वो किसी और से भाग नहीं जाती हो, उसे हम अभाज्य कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं भाई, भाज्य में 4, 6, 8, 9 भी भाज्य है, क्योंकि 9 3 से भाग होती है। ये तो सारी मैंने सम लिखी थी, ये विषम है लेकिन भाज्य है। ऐसा कई बच्चे सम विषम और भाज्य भाज्य में कंफ्यूज रहते हैं। उनसे पूछा है भाज्य कौन सी है, वो कह देंगे 1, 3, 5, 7। नहीं, वो विषम होती है जो 2 से भाग ना हो। अभाज्य कौन सी होंगी? अभाज्य जिनका खुद को और एक को छोड़ के कोई गुणनखंड ना हो। जैसे मैं लिख दूं 3 को और एक को छोड़ के किसी से भाग नहीं जाता। मैं लिख दूं 5, 7,
उसके बाद जबान पे आएगा 9, लेकिन 9 होता है भाज्य, क्योंकि 9 का गुणनखंड है। विषम अलग चीज है, हर विषम संख्या अभाज्य नहीं होती, कुछ ऐसी विषम संख्याएं भी हैं जो भाज्य होती हैं। इसके बाद फिर अगली 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 11 ऐसी संख्या है जो खुद को और एक को छोड़ के किसी से भाग नहीं होती, ये अगली अभाज्य संख्या होगी। 11 के बाद 13 आ गया, 13 के बाद सोच सकते हो 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है, 17 अभाज्य। तो एक फिक्स गैप नहीं है, जैसे सम विषम में 2-2 का गैप था, ऐसा नहीं है कि अभाज्य संख्याओं में कोई फिक्स गैप है, भाई इतनी संख्या के बाद अगली संख्या आ जाएगी, नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि किस संख्या के गुणनखंड कैसे हैं। इसी तरह से भाज्य मैंने लिख दी 4, 6, 8, 9। 9 के बाद 10 भाज्य है, 11 तो अभाज्य थी, 12 भाज्य है। सम संख्याओं में इजी हो जाता है कि सम संख्याएं 2 से भाग होती हैं, इसलिए ज्यादातर भाज्य ही होती है। ज्यादातर मैं क्यों कह रहा हूं, सभी क्यों नहीं, क्योंकि एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। कौन सी है वो संख्या? 2। ये वास्तव में 3 संख्याओं के बारे में मैं तुम्हें क्लियर करना चाहूंगा, 0, 1 और 2। इनमें कंफ्यूजन रहता है। 3 से बड़ी संख्या बच्चों से पूछ लो कि बेटा बताओ ये भाज्य है या अभाज्य है, ज्यादातर बच्चे बता देते हैं। लेकिन अगर उनसे इनके बारे में पूछा जाए तो कई बार अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा, ध्यान से समझना। 0 जो है मैंने तुम्हें यहां भी बताया 2 से भाग होता है, और वास्तव में ये सभी से भाग होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी भाग करो 0 को तो 0 ही उत्तर आ जाता है, पूरा पूरा भाग होता है। शेष 0 आ रहा है, इसका मतलब पूरा भाग हो रहा है, और 0 को किसी से भी भाग करो शेष भी 0 आता है, भागफल भी 0 आता है, इसका मतलब पूरा भाग हो रहा है, यानी कि ये है भाज्य। 1 क्या है? 1, अब हमारी परिभाषा अगर मैं जांचूं, भाज्य संख्या की क्या परिभाषा है? भाज्य संख्या वो होती है जिसके खुद को और एक को छोड़ के कोई और भी गुणनखंड हो। अब 1 खुद भी 1, इसका गुणनखंड 1 और खुद को छोड़ के कोई नहीं है, तो अभाज्य वाले गुण भी हैं इसमें, भाज्य वाले भी हैं। ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको क्लियर कर दिया गया कि 1 ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कहने का मतलब ये है कि हम इसे किसी में भी नहीं गिनेंगे। ये मत सोचना कि हम ये भी कह सकते हैं भी एक भाज्य भी है और अभाज्य भी है, नहीं, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। फिर आगे 2 की बात। 2 क्या है? 2 याद रखना अच्छी तरह से, इकलौती ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, और कोई इसको छोड़ के सम अभाज्य संख्या नहीं है। 2 को छोड़ के सभी अभाज्य संख्या, वो सभी विषम सम संख्याएं भाज्य है, क्योंकि सारी 2 से तो भाग होती हैं सारी सम संख्याएं। तो 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। ये इस तरह से भी तुम याद रख सकते हो, जब हमें किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। मान लो मैंने ले लिया 12, तो 2 छिक्के 12, 2 पे हम भाग करते हैं, उसको 2 अभाज्य गुणनखंडों में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि 2 को अभाज्य माना गया है। परिभाषा के अनुसार देखोगे तो ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम इसे फिक्स याद रख लेंगे कि 2 अभाज्य है। इन तीनों का विशेष तौर पे ध्यान रखना, बाकी भाज्य अभाज्य तुम्हें बता दिए। अब संख्या कितने प्रकार की होती है, उन्हें किन भागों में बांट सकते हैं और उनकी पहचान कैसे करेंगे, वो मैं अगले वीडियो में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।